हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि हम लोग डेली क्लास 10th बोर्ड के जो बच्चे हैं उसके लिए ऑल सब्जेक्ट लेकर लाइव सेशन में आते हैं। उनका बहुत सारा जो डाउट्स क्वेश्चन होता है उसका वीडियो बनाते हैं, लेकिन बच्चों के अत्यधिक मांग के कारण, उनके अधिक डिमांड के कारण अब हम आप लोगों से लाइव सेशन में या वीडियो के माध्यम से भी मिलेंगे। क्लास 12th बोर्ड के जो बच्चे हैं उनके लिए मैथ का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको लेके। तो इस सीरीज का सबसे पहला वीडियो आज आपको देखने को मिलेगा। फिर आपको टाइम टू टाइम जो भी प्रॉब्लम होगा उसका हम सॉल्यूशन करते रहेंगे। वैसे मेरा तो इरादा था कि नेक्स्ट ईयर से शुरू किया जाए, लेकिन कुछ बच्चे के अत्यधिक डिमांड के कारण इसको शुरू करना पड़ रहा है। आज हम आपके सामने मैथ का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लेंगे जो काफ़ी यूनिक क्वेश्चन है, जो एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, और उस क्वेश्चन का कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों के डिमांड पे, बच्चों को कुछ क्वेश्चन में प्रॉब्लम था, उसको हम लोग आज से शुरू करते हैं। तो बने रहिएगा वीडियो में पूरा। निश्चित ही आपको वीडियो देखने से काफ़ी फ़ायदा होगा और आपकी मैथ की तैयारी और अच्छी हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं, सीधा आते हैं क्वेश्चन पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपको दिया हुआ है वो दिया हुआ dy dx e⁻³ log x का इसका डिफ्रेंसिएशन ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे? तो इसको लिखेंगे dy dx। देखिए, जब भी आप अवकलन ज्ञात करते हैं तो अवकलन ज्ञात करने में आपको एक बातों पे हमेशा ध्यान देना है कि आप किसके सापेक्ष निकाल रहे हैं। तो यहाँ आप किसके सापेक्ष निकाल रहे हैं? तो x के सापेक्ष निकाल रहे हैं। अब आपको जो फलन दिया हुआ है उस फलन पे ध्यान देना है। ये है पूरा फलन। इस फलन में जो आपको जिसके सापेक्ष दिया हुआ है, जो फलन दिया हुआ है, जैसे x के सापेक्ष है और यहाँ x ऑलरेडी दे दिया है, तो ये जो टर्म है log x है ना, तो ये log x जो है इसको छोड़ के बाकी जो पद होता है उसको हम लोग मान लेते हैं प्राय कांस्टेंट। कैसे होता है ये आपको यहाँ पे दिखाते हैं। तो इसको लिखेंगे dy dx e⁻, इसको लिखेंगे, इसका करते हैं अवकलन, e पर पावर लिखेंगे 3 log x। ठीक है, तो ये मतलब सेम टू सेम क्वेश्चन हम उतार दिए। अब देखिए, डायरेक्ट इसका कोई अवकलन के लिए सूत्र होता नहीं है। अवकलन में आप एक सूत्र पढ़े होंगे, e⁻x dy dx e⁻x इक्वल टू होता है e⁻x। एक और सूत्र का यूज होगा, वो भी हम लिख देते हैं, d log x y dx इक्वल टू होता है 1/x। इस दोनों फार्मूला का आपको यहाँ पे यूज होगा। तो करते हैं इसका यूज और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ज्ञात करते हैं। तो ये सूत्र आप याद रखेंगे। साथ ही साथ एक चीज़ और आपको याद रखना है, यहाँ पे जो हम लोग अवकलन कर रहे हैं, अवकलन के कई पदों में ये होगा क्वेश्चन। तो इसको कैसे सॉल्यूशन करेंगे? तो हम पहले लिखेंगे dy dx e⁻3 log x। अब यहाँ देखिए x है, लेकिन e पर पावर है 3 log x के फॉर्म में ना, तो हम इसको क्या लिखेंगे? इसके बदले में हम यहाँ पे लिखेंगे, एक लाइन आपको क्या करना है, यहाँ पे एक स्टेप बढ़ा दीजिए, 1 मिनट। इसको क्या करना है, आप जब बनाएंगे तो आप क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। क्वेश्चन पे क्या है, तो e पर पावर 3 log x है, तो पहले इसका 3 log x के सापेक्ष ज्ञात करेंगे। तो क्या लिखेंगे, d e पर पावर 3 log x y। देखिए यहाँ पे पावर में क्या है, तो d 3 log x, ये है पावर में। अब देखिए इनटू, ये हम अपने मन से डाले हैं, तो जितना से गुना भाग किए हैं उतना से गुना करेंगे, ये आपको पता है। तो इसको लिखेंगे d 3 log x y dx। अब देखिए ये दोनों कट जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, d e पर पावर 3 log x dx, जो यहाँ आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। यहाँ पे आपको कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। अब देखिए इस पूरे टर्म को अपने मन से अगर x मान लेते हैं तो ये इस फॉर्मूला के रूप में आ गया, e⁻x के फॉर्म आ गया, नीचे x, तो x के स्थान पे पूरा आ गया, तो होता है e⁻x। तो इसका डिफ्रेंसिएशन हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे e⁻3 log x इंटू, अभी हम आपसे बात किए थे कि आप किसके सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, और उसके अलावा जो भी संख्या, जो भी पद रहेगा वो हो जाता है अचर। यहाँ 3 जो है ये हो गया अचर, तो अचर पद को बाहर कर देंगे, हो जाएगा 3। अब बचा आपके पास क्या, तो d log x dx, d log x dx बराबर इसको लिखेंगे e⁻3 log x इंटू 3, और log x का जो होता है यहाँ पे देखिए, log x का जो होता है वो होता है 1/x, लिखेंगे इंटू 1/x, और इसको लिखेंगे 3/x इंटू e⁻3 log x। यही हो गया आपका आंसर। उम्मीद करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को अच्छा से समझ गए होंगे। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन जो है यह है क्वेश्चन, इसमें आपको दिया हुआ है बस वही अवकलन ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन में भी सिर्फ यहाँ पे पद 3 है, ये आपको ध्यान देना है, किसी तरह का कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है।
तो इसको क्या कीजिएगा आप, दो तरीका है, एक तो इसको अलग अलग कर दीजिए, तो अलग अलग ही कर देते हैं, डी वाई डी एक्स हो जाएगा ई प्लस डी वाई डी एक्स एक्स सी जीरो प्लस, सॉरी एक्स सी जीरो नहीं है, यहाँ पे एन सी है, ठीक है, यहाँ पे एक्स नहीं है, यहाँ पे दिया हुआ है आपको एन, ये एन है, तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे एन, तो कितना हो जाएगा एन सी जीरो प्लस एन सी एन। अच्छा, इसमें भी हम लोग लगाएंगे डी वाई डी एक्स, यहाँ पे भी क्या लिखेंगे डी वाई डी एक्स एन सी एन, ठीक है। एन और एक्स में थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है, देखिए ये है एन, ये भी है एन। अब देखिए ये है कांस्टेंट टर्म, ई के साथ कुछ नहीं है, ये पावर एक्स रहता तो सूत्र पे आता, कुछ नहीं है तो ये हो गया कांस्टेंट। और एक सूत्र होता है जो आपको लिख देते हैं, याद रखिएगा आप इसको, सूत्र क्या होता है, कांस्टेंट टर्म का जो डिफरेंशिएशन होता है, कांस्टेंट टर्म का डी सी फॉर कांस्टेंट वाई डी एक्स, तो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन जो होता है वो होता है जीरो, तो कांस्टेंट जहाँ है वहाँ आप लिख देंगे जीरो। तो मान रखते हैं इसका, देखिए ये कांस्टेंट है तो इसका हो गया जीरो प्लस, अभी हम आपको क्या बोले थे कि x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, तो x अगर पद में है तो ठीक है, नहीं है तो कांस्टेंट। देखिए ये n है, n सी जीरो है, x इसमें है ही नहीं तो ये p पूरा हो गया कांस्टेंट, इसका भी हो जाएगा जीरो प्लस, देखिए यहाँ पे भी है n सी n, यहाँ पे भी x का चर्चा नहीं है तो ये भी क्या हो गया कांस्टेंट, इसका भी हो जाएगा जीरो, जीरो प्लस जीरो, इस क्वेश्चन का आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा जीरो, ठीक है। किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको, बाकी कोई कंफ्यूजन होगा तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा, हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट जो आपको वीडियो मिलेगा उसमें किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं हो। क्वेश्चन नंबर 3, इसका सॉल्यूशन करते हैं, ये आपको दे दिया है, यहाँ पे भी आपको दिया है एन सी जीरो एन सी एन, तो क्या लिखेंगे इसको, आप लिखेंगे डी वाई डी एक्स, ये देखिए ये पूरा कांस्टेंट टर्म है। अच्छा, तो कांस्टेंट टर्म है तो सीधा आपको चूंकि क्वेश्चन लिखा हुआ है तो कांस्टेंट टर्म को बाहर कर देते हैं, तो कांस्टेंट टर्म को बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा एन सी जीरो प्लस एन सी एन, ये बाहर आ गया, आपका बचा क्या यहाँ, तो डी वाई डी एक्स और यहाँ पे बच जाएगा वन बाय एक्स, और इसको लिखेंगे एन सी जीरो प्लस एन सी एन इंटू डी वाई डी एक्स। देखिए आप लोग को पता होगा वन बाय एक्स को हम लोग लिख सकते हैं एक्स पावर माइनस वन, क्या लिख सकते हैं एक्स पावर माइनस वन, और डिफ्रेंसिएशन का जो सबसे सामान्य सा सूत्र है डी एक्स पावर एन वाई डी एक्स इक्वल टू एन एक्स टू डी पावर एन माइनस वन, ये आपको हर हाल में याद रखना है, डिफ्रेंसिएशन का बेसिक सा सूत्र है, इसका उपयोग हर जगह होता है, इसी का उपयोग यहाँ पे करते हैं और देखते हैं क्या आता है। आप इसको क्या लिखेंगे, ये तो बचा रह जाएगा एन सी जीरो प्लस एन सी एन, ये हो गया प्लस, देखिए एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन, एन अर्थात एक्स पर जो पावर है तो यहाँ पे पावर है माइनस वन, तो हो जाएगा, अच्छा प्लस नहीं होगा मल्टीप्लाई के फॉर्म में, तो हो जाएगा माइनस वन एक्स पर पावर एन माइनस वन हो जाता है, एन का वैल्यू पहले से है माइनस वन, तो माइनस वन और माइनस वन, या आप इसको लिखेंगे एन सी जीरो प्लस एन सी एन, और ये हो जाएगा माइनस वन पर पावर माइनस वन इंटू एक्स टू दी पावर माइनस टू, और इसको लिख सकते हैं माइनस एन सी जीरो प्लस एन सी एन वाई, माइनस इनको हटाएंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यही हो गया आपके इस प्रश्न का आंसर, ठीक है। तो किसी तरह से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, सीधा क्वेश्चन है। यहाँ पे एन सी जीरो या एन सी एन आपको कंफ्यूज होने के लिए ही दिया गया है, लेकिन सीधा सा याद रखना है कि चूंकि x के सापेक्ष कर रहे हैं अवकलन, तो इसमें x है ही नहीं तो ये हो गया कांस्टेंट। लेते हैं अगला क्वेश्चन, देखिए ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको दिया है, क्या दिया है, मोड x छोटा है माइनस वन से, डी बाई डी एक्स वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू प्लस प्लस इन्फिनिटिव टर्म तक का दे दिया है। अब आपको कह रहा है कि इसका क्या ज्ञात करना है, तो अवकलन ज्ञात करना है, तो सीधा इसको लेके चलिए, यहाँ पे डी वाई डी एक्स क्वेश्चन दिया है वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू प्लस इन्फिनिटिव टर्म तक ना। तो देखिए ये जो है जीपी में है, जीपी का आप गुण जानते होंगे, दूसरा पद बटे पहला पद, जीपी का थोड़ा सा प्रॉपर्टी आपको बता देते हैं। गुणोत्तर श्रेणी जो होता है वो होता है a2 बाई a1 इक्वल टू a3 बाई a2 इक्वल टू a4 बाई a3, अगर ऐसा होता है तो जीपी में होगा। अब वैल्यू रखेंगे तो x बाई वन तो एक्स स्क्वायर बाई एक्स तो भी एक्स क्यू बाई एक्स तो भी एक्स, अर्थात ये जीपी में है, ठीक है। तो जीपी के अनंत पदों का योग के लिए यहाँ पे हम लोग एक सूत्र लगाएंगे, ठीक है। इसके लिए जो सूत्र होता है वो होता है आपको s इक्वल टू, यहाँ पे जो आप सूत्र लगाएंगे, सूत्र जो होगा वो क्या हो जाएगा,
सूत्र हो जाएगा एस मीन्स सम, जीपी के अनंत पदों का योग। एस इक्वल टू होता है ए वाई 1 माइनस आर। 1 माइनस आर क्यों? क्योंकि यहाँ 1 बड़ा है और ये मोड एक्स छोटा है, इसलिए ये लगाएंगे। ये आपको याद रखना है, इसका भी आप यूज करेंगे। इसका डायरेक्ट यूज करते हैं और देखते हैं क्या आता है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, डी वाई डी एक्स। अब देखिए ए मीन्स फर्स्ट टर्म था 1/1 माइनस आर। आर बोलते हैं दूसरा पद माइनस पहला पद ना, इसी को बोला जाता है जीपी में आर। ये कोई वैल्यू रख लेते हैं तो x/1 इक्वल टू क्या आ जाएगा x, यानी कि 1 माइनस एक्स। ये आ गया आपको। अब इसका आपको ज्ञात करना है अवकलन। तो अवकलन के लिए u/v के फॉर्म में अगर कोई क्वेश्चन आया तो उसके लिए एक सूत्र होता है जो हम आपको लिख देते हैं, उसका यूज कीजिएगा। अवकलन में अगर कहीं रहे du/v तो सूत्र होता है du/dx इंटू v, माइनस होता है dv/dx इंटू u बाय होता है v स्क्वायर। देख लीजिए सूत्र हम गुना वाला लिख दिए थे जो कि गलत था। चलिए इस पे तोड़ते हैं। ये हो गया माइनस dv, v के स्थान देखिए v जो होता है वो हर होता है तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स बाई डी एक्स इंटू यू के स्थान पे 1, y होता है v स्क्वायर अर्थात 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते देखिए कांस्टेंट है तो इसका 0, तो ये पूरा टर्म हो गया 0, बचा कितना -1 कांस्टेंट है, इसका भी हो जाएगा 0। या इसको आप एक लाइन बढ़ा देते हैं हम d1/dx माइनस हो जाएगा dx/dx। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही रहेगा, हो जाएगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। या देखिए ये भी कांस्टेंट है तो 0, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, dx कट गया तो हो जाएगा 1/1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, यहाँ पे कुछ सूत्र है जो आपको याद रखना और क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लेना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है अगला क्वेश्चन। देखिए इसका सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन आपको दे दिया है tan इनवर्स tan 5π/4, tan इनवर्स tan 5π/4। तो इसको हम लिखेंगे tan इनवर्स tan 5π/4 को आप लिख सकते हैं पाई प्लस π/4। देखिए पाई प्लस π/4 यदि करते हैं, 4 एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 4π प्लस पाई इक्वल टू 5π/4। ठीक है, इसी का यूज करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं पाई प्लस π/4। अब देखिए एक चीज जो आपको ध्यान में रखना है, आप शायद पढ़े होंगे, आपको याद भी होना चाहिए। हम लोग जानते हैं कि ये जो चतुर्थांश है इसमें पाई प्लस π/4 इसमें आएगा, क्योंकि ये होता है 0, ये होता है π/2, ये होता है पाई, ये होता है 3π/2 और इस डायरेक्शन में चला जाता है तो पाई प्लस π/4 इसमें आ जाएगा। और इसमें 10 और कॉट जो होता है वो होता है पॉजिटिव। ठीक है, इसका यूज कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, हम इसको लिख सकते हैं इतना इक्वल टू क्या लिखेंगे tan इनवर्स tan π/4, या इसको लिखेंगे tan इनवर्स 10 π/4 का जो वैल्यू होता है वो होता है 1 tan इनवर्स। अच्छा यही तो आंसर आ गया, यहीं पे आंसर ऑलरेडी आ चुका है। देखिए tan इनवर्स 10 π/4 मीन्स क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा π/4। यही हो जाएगा आपका आंसर, इक्वल टू हो जाएगा π/4। यही हो जाएगा आंसर, क्योंकि आपने एक सूत्र आप पढ़े होंगे tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू थीटा। अगर नहीं पढ़े तो याद रखिएगा tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू थीटा। ये हो गया आपका आंसर। चलिए बढ़ते हैं आगे, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी चूंकि हम लोग एग्जाम की दृष्टि से सॉल्यूशन कर रहे हैं तो आपको बहुत सारे चैप्टरों का यहाँ पे क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, इसलिए सब क्वेश्चन को आपको तैयार करना है। चलिए आगे देखते हैं। ये है अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है tan इनवर्स x/y प्लस tan इनवर्स x माइनस y/x प्लस y। देखिए बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। इसको सॉल्यूशन करने के लिए आपको एक सूत्र याद रखना है, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स v। ये सूत्र आप याद रखिए, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स v इक्वल टू होता है tan इनवर्स a प्लस b y 1 माइनस ए वी। शायद यही होना चाहिए, प्लस माइनस में कुछ चेंजिंग हो सकता है ना, थोड़ा सा आप चेंजिंग यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे जो होगा ये जो सूत्र होता है यहाँ पे होता है माइनस और नीचे जो होता है वो होता है प्लस। ये हो गया आपका सूत्र। इसी के आधार पे इसका वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, ये सूत्र आप याद रखिए, ये हो गया आपका सूत्र। ठीक है,
चलिए इसी के आधार पर रखते हैं इसका मान और देखते हैं क्या होता है। तो इसको क्या लिखेंगे, ए के स्थान पे ये पूरा हो जाएगा, बी के स्थान पे ये हो जाएगा। तो क्या होगा, टेन इनवर्स ए अर्थात एक्स बाय वाई माइनस बी अर्थात एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई बटे 1 प्लस ए अर्थात एक्स बटे वाई v अर्थात x माइनस वाई बटे एक्स प्लस वाई। इसको कर देते हैं सॉल्व। तो इसको लिखेंगे टेन इनवर्स, देखिए यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा y इंटू एक्स प्लस वाई। तो क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा एक्स वाई माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर बटे, यहाँ भी देखिए एलसीएम आएगा y इंटू एक्स प्लस वाई। अब यहाँ क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ये इधर आके गुना हो जाएगा तो हो जाएगा एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई। देखिए इसको, यस ये सही है। चलिए अब क्या करते हैं, जो कटेगा काट देते हैं। देखिए एक्स वाई कट गया और यहाँ भी एक्स वाई कट गया, ये पूरा खंड कट गया। तो बचा हमारे पास क्या, तो बचा टेन इनवर्स, यहाँ पे बच रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे, यहाँ क्या बचा आपको, अच्छा यहाँ पे काटे हैं थोड़ा सा गलत, यहाँ पे जो कटेगा देखिए इसके साथ नहीं कटेगा, यहाँ पे एक जैसा टर्म कटेगा, थोड़ा मिस्टेक हो गया। यहाँ पे क्या होगा, वाई स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर के साथ कटेगा तो बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखिए दोनों खंड समान है तो ये भी कट जाएगा, तो क्या बचेगा, टेन इनवर्स 1। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 होता है 10 में पाई बाय 4, तो लिखेंगे 10 पाई बाय 4 और पीछे जो सूत्र लिखे थे उसके आधार पे इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, पाई बाय 4। यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। ये अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है। आई क्रॉस जे, तो सूत्र आपको याद रखना है, आई क्रॉस जे इक्वल टू होता है के, जे क्रॉस के इक्वल टू होता है सदिश आई, और के क्रॉस सदिश आई इक्वल टू होता है सदिश जे। ये डायरेक्ट सूत्र है, सूत्र याद रखिए, क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके पास रहेगा। तो आई क्रॉस जे, तो आई क्रॉस जे, सॉरी ये आई है और ये जे है, आई क्रॉस जे, तो क्या हो जाएगा सदिश के। डायरेक्ट इसका आंसर आप लिखेंगे इक्वल टू सदिश के, हो गया आंसर। अब देखिए उसी के आधार पर ये क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व कर देते हैं। तो क्या लिखेंगे, आई क्रॉस जे क्रॉस के इक्वल टू होता है सदिश आई, और इसको लिखेंगे आई सदिश आई इंटू सदिश आई क्रॉस सदिश आई, 0 हो गया आंसर। ठीक है, एक सूत्र है यहाँ पे लिख देते हैं, आई क्रॉस आई इक्वल टू जे क्रॉस जे इक्वल टू के क्रॉस के इक्वल टू होता है 0। ठीक है, इसका राइट आंसर हो गया 0। बढ़ते हैं आगे। तो एक्स्ट्रा कैसे हो गया, वही तो हम गड़बड़ कर रहे थे। चलिए ये अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, आई क्रॉस आई प्लस जे प्लस आई क्रॉस के का वैल्यू। तभी तुरंत सूत्र लिखे हैं, आई क्रॉस आई होता है 0, जे क्रॉस जे होता है 0 और आई क्रॉस जे होता है सदिश के, इक्वल टू हो गया सदिश के कैप, इसका आंसर। छोटा छोटा क्वेश्चन है कुछ, ठीक है, लेकिन कुछ बच्चों को इसमें प्रॉब्लम हुआ, इसलिए इस क्वेश्चन को लेके इसका सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे मोड आई प्लस जे क्रॉस के, अभी तुरंत बताए थे, जे क्रॉस के जो होता है वो होता है सदिश आई। क्या हो जाएगा, सदिश आई प्लस सदिश आई, तो 2 सदिश आई, और 2 सदिश आई का मापांक निकालेंगे तो हो जाएगा √2 का स्क्वायर इक्वल टू 2 हो गया आंसर। ठीक है, देखिए एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे डायरेक्ट पहले गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, a डॉट ए प्लस अच्छा a डॉट ए प्लस b डॉट ए प्लस a डॉट बी, सॉरी माइनस हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, a डॉट बी माइनस b डॉट बी। देखिए अब आप पढ़े होंगे कि सदिश का जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। तो एक सूत्र यहाँ पे आप याद रखेंगे, a डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, सदिश योग का क्रम विनिमय नियम है ये। ठीक है,
इसके आधार पे वैल्यू रखते हैं। तो क्या हो जाएगा ए डॉट ए हो जाएगा मोड ए का स्क्वायर प्लस, देखिए इसको हम लिख सकते हैं ए डॉट बी माइनस यहाँ है ए डॉट बी, इसको लिखेंगे माइनस मोड बी का होल स्क्वायर। देखिए दोनों सेम है, कट जाएगा तो क्या बचा मोड ए का स्क्वायर माइनस मोड बी का स्क्वायर, यही हो गया आंसर। चलिए ये 11 क्वेश्चन था आज के सेशन का, जिसमें हम लोग अवकलन से संबंधित क्वेश्चन बनाए, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल का बनाए और वेक्टर का बनाए। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे हम लोग डेली मैथ के क्लास 12th मैथ के प्रॉब्लम को लेके, और आप लोग का अगर डिमांड होगा तो हम रेगुलर क्लास भी शुरू कर देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।